हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं सीटेट जनवरी एग्ज़ाम के लिए पेडागोजी की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम करेंगे पेडागोजी की क्लास प्राइमरी एंड अपर दोनों लेवल के लिए। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा न कर पाए। यह अवलोकन किसका विरोध करता है। तो यह अवलोकन किसका विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बुद्धिमत्ता के 2 कारक सिद्धांत का। बी में दिया है बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बुद्धिमत्ता के 3 कारक सिद्धांत का। और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है बुद्धिमत्ता के बहुआयामी सिद्धांत का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्धिमत्ता का एकल कारक सिद्धांत का यह अवलोकन जो है विरोध करता है। बच्चा क्या है, गणित में अच्छा कर रहा है पर दूसरे ही विषय में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, केवल एक ही विषय में अच्छा कर रहा है, तो इसको एकल कारक सिद्धांत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, कक्षा 6 की छात्रा रूपा कहानियों की किताब पढ़ना पसंद करती है। उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक किताबें पढ़ी हैं और अपनी शिक्षक की वह चहेती बन गई है। छात्रा क्या है। तो छात्रा क्या है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, अपने माता पिता को आनंदित देखना चाहती है। तो यहाँ पर माता पिता की बात नहीं की जा रही है क्योंकि ये बात जो हो रही है कक्षा की हो रही है। ऑप्शन नंबर बी में देख लेते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अच्छे अंक पाना चाहती है। छात्रा जो है कहानी की किताब पढ़ रही है तो यहाँ पर अंकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छात्रा जो है आंतरिक रूप से प्रेरित है तभी वह ऐसा कार्य कर रही है क्योंकि उसको पुस्तक पढ़ने में रुचि है, वह अपने रुचि के अनुसार ही कहानी की किताब को पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करते हैं। तो खेलते हुए जो सीखने की विधि होती है वो छात्रों में क्या विकसित करती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, केवल संज्ञानात्मक को बढ़ाती है, केवल शारीरिक विकास करती है, केवल बच्चे का भावनात्मक विकास करती है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, संज्ञान को बढ़ाती है, भावनात्मक और शारीरिक विकास करती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जब बच्चे खेल के मैदान में सीखते हैं या खेलते हुए किसी कार्य को करते हैं, सीखते हैं, तो उनका संज्ञान भी बढ़ता है, भावनात्मक विकास उनका हो जाता है और साथ ही शारीरिक विकास भी उनका होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया है, कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को किसने लोकप्रिय किया। तो शिक्षण यंत्रों को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है थॉर्नडाइक, बी में दिया है स्किनर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मारिया मोंटेसरी और डी में दिया है पियाजे। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किनर। कक्षाओं में शिक्षण यंत्रों को लोकप्रिय किसने बनाया, ये स्किनर ने बनाया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया है, निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। तो इनमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया है प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समाजशास्त्र और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र जो है ये प्रभावी शिक्षण का विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मानव विकास के प्रक्षेत्र और डोमेन को बताना है, ये क्या है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और भावनात्मक। ऑप्शन नंबर बी में दिया है शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव विकास के जो प्रक्षेत्र हैं, जो डोमेन है, वो क्या कहलाते हैं, वो मनोवैज्ञानिक हैं, संज्ञानात्मक हैं और शारीरिक हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा रिक्त स्थान अवधि में तार्किक सोच में सक्षम होता है। तो बच्चा किस अवस्था में सक्षम हो जाता है तार्किक सोच करने में। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूर्व संक्रियात्मक और ऑप्शन नंबर सी में दिया है संवेदीगामक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवधि में तार्किक सोच में सक्षम हो जाता है। बच्चा इस अवस्था में तार्किक सोच करने लगता है। यहाँ पर देख लेते हैं संवेदी गामक की अवस्था क्या होती है। ये होती है 0 से 2 वर्ष की। और यहाँ पर देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। तो यहाँ पर जो 7 से 11 वर्ष का बच्चा है उसके अंदर इतनी समझ हो जाती है कि वो तार्किक सोच रख सकता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है व्यक्तित्व का क्या मतलब है। तो व्यक्तित्व का क्या मतलब होता है, क्या पर्सनैलिटी का मतलब है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्यक्ति के बारे में सभी पहलू आपको पता हो, शारीरिक मानसिक और सामाजिक पहलू की बात हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक पहलू। ऑप्शन नंबर डी में दिया है शारीरिक और मानसिक पहलू। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू जो हैं आप अगर जानते हैं तो आप कहेंगे कि आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता है। तो एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलुओं को जानना व्यक्तित्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है PWD का पूर्ण रूप क्या है। तो PWD की फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज़। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पीपल विद डिफरेंसेस। ऑप्शन नंबर डी में दिया है पीपल विद डिफ्रेमिटीज़। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। PWD का फुल फॉर्म जो होता है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में दिया है महिला शिक्षकों की अगर कमी होगी तो किन छात्रों को यहाँ पर परेशानी हो सकती है। चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। उचित सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है, ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करने के लिए महिला शिक्षकों की अनिच्छा है, वित्तीय कठिनाइयाँ और परिवहन की समस्या अगर हो रही है तो ये सब समस्याएं किन छात्रों की शिक्षा में प्रमुख समस्या का कारण बन सकते हैं। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कन्या छात्राओं के लिए, बी में दिया है ग्रामीण छात्र, सी में दिया है विकलांग छात्र और डी में दिया है जनजातीय छात्र। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कन्या छात्राओं के लिए ये सारी समस्याएं जो हैं शिक्षा में बाधा के रूप में कार्य करेंगी। अगर महिला शिक्षक नहीं होंगी, परिवहन की सुविधा नहीं होगी, क्या है सुविधाओं में कमी की जा रही है तो बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाएंगे। और ख़ासकर महिला शिक्षक होती हैं तो वो कन्याओं के लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है प्राथमिक स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम लागू होता है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अकादमिक, बी में दिया है सामान्य अकादमिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पेशेवर और डी में दिया है व्यावसायिक। बात छोटे बच्चों की हो रही है, प्राथमिक स्तर की हो रही है, तो यहाँ पर सामान्य अकादमिक पाठ्यक्रम जो है ये लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर दिया है स्कूलों में ICT लागू करने में क्या बाधा है। सभी स्कूलों में ICT क्यों लागू नहीं किया जा सकता। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पर बुनियादी ढांचा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है छात्रों का ध्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुनियादी ढांचा। ICT लागू करने में जो बाधा है वो बुनियादी ढांचे की वजह से है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 में यहाँ पर दिया है वह कौन सा दृष्टिकोण है जो छात्राओं को सांस्कृतिक रूप से भिन्न आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। तो क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नंबर ए में दिया है विविध निर्देश, बी में दिया है बहुसांस्कृतिक निर्देश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यक्तिगत निर्देश और नंबर डी में दिया है बहुभाषी निर्देश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुसांस्कृतिक निर्देश जो है ये आज की विविध मानक आधारित कक्षा में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है थॉर्नडाइक के अनुसार सुखद अनुभवों को सीखने पर एक स्थायी प्रभाव पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार सजा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभ्यास की विधि, बी में दिया है प्रतिक्रिया की विधि, सी में दिया है प्रभाव की विधि और डी में दिया है तैयारी की विधि। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको प्रभाव की विधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है सभी शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समावेशी शिक्षा, बी में दिया है एकीकृत शिक्षा,
ऑप्शन नंबर सी में दिया है आवश्यकता आधारित शिक्षा और डी में दिया है कौशल आधारित शिक्षा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समावेशी शिक्षा इसको बोला जाता है। सभी छात्रों तक पहुँचाने के लिए शिक्षा प्रणाली की क्षमता को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है, इसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है अगर सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं और यदि एक टेबल में भी 4 पैर हैं तो टेबल भी एक जानवर है, इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के तर्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आगमनात्मक तर्क, बी में दिया है अनुरूप तर्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया है काल्पनिक तर्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निगमनात्मक तर्क। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे तर्क को निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है मानव के विकास की दिशा होती है, तो मानव के विकास की दिशा किस तरह की होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है दूर से समीप की ओर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सिर से पैर की ओर और डी में दिया है केवल सिर की ओर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव विकास की जो दिशा होती है वो सिर से पैर की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर दिया है मिस्टर समीर एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक हैं। उन्होंने अपने छात्रों को एक असाइनमेंट दिया है, शहर में ट्रैफिक जाम से कैसे बचे। वे कौन सी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं? तो यहाँ पर शिक्षक जो है बच्चों की किस सोच को बढ़ावा दे रहा है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपसारी और अभिसारी दोनों, बी में दिया है अभिसारी, नंबर सी में दिया है अपसारी और डी में दिया है यहाँ पर बुद्धिमत्ता। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपसारी। अध्यापक जो है बच्चों की अपसारी सोच को बढ़ावा दे रहा है। अगर अध्यापक पूछता कि 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, बच्चे आंसर करते 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये किस सोच का उदाहरण है? ये है यहाँ पर अभिसारी सोच का उदाहरण। पर यहाँ पर जब टीचर ने पूछा कि कैसे इससे बचा जाए, तो यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं अपने अपने तर्क देंगे, अपने विचार रखेंगे और हर बच्चा जो है कुछ ना कुछ नया यहाँ पर लिख कर लाएगा, अलग से असाइनमेंट को पूरा करके लाएगा। तो यहाँ पर बच्चा जो है अपसारी चिंतन करने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, अपसारी चिंतन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन को महत्व देंगे। तो किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पाठन करवाएंगे? ऑप्शन नंबर ए में है संवादात्मक कहानी। बच्चा अगर संवाद कर रहा है, किसी चीज़ की एक्टिंग कर रहा है, किसी पार्ट की भूमिका निभा रहा है, तो यहाँ पर मौन पाठन संभव नहीं। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है कविता, तो कविता का पठन जो होता है वह सस्वर होता है, तो ये भी नहीं होगा। सी में दिया है एकांकी, तो ये भी सस्वर पठन के साथ की जाती है, ये भी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, निबंध है, अर्थात वह शांत होकर निबंध को लिख सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 20 में दिया है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाषा की कक्षा में ही संभव है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है घर में संभव नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिया है विभिन्न विषयों की कक्षा में भी संभव है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप भाषण शिक्षण कर रहे हैं, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो कैसी होती है, वो विभिन्न कक्षाओं में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि बच्चा हिंदी की कक्षा में ही सीखे, बच्चा गणित की कक्षा में भी हिंदी सीख सकता है और साथ ही गणित की कक्षा में भी वह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। तो यहाँ पर विभिन्न विषयों की कक्षा में भी भाषा शिक्षण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर दिया है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे। तो कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसको देने वाले हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कविता में अलंकारों की पहचान करने को, कविता के भाव विश्लेषण पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कविता के तत्वों के आधार पर उनकी समीक्षा करने पर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति पर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। कविता का अगर शिक्षण हो रहा है, कविता अगर पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर भावपूर्ण पठन हो, रसानुभूति हो, बच्चों को पढ़ने में आनंद आए, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर देखनी जरूरी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। तो बच्चे अगर विद्यालय नहीं गए हैं तो उनको व्याकरण की समझ है, ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते।
तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। भाषा का ज्ञान बच्चों को हो जाता है, बच्चे अपने घर से, अपनी मातृभाषा, अपने माता पिता से कोई ना कोई भाषा अवश्य सीख लेते हैं। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। बच्चे जो भाषा उनको आती है, जब विद्यालय जाते हैं तो वो अपनी उसी भाषा में बात करते हैं और साथ ही अपने साथ के बच्चों को वो भाषा सिखाते हैं और उनकी भाषा को समझते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चा प्राइमरी लेवल पर है तो उसको सब भाषाओं में दक्षता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। बी में दिया है बोल बोल कर पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है द्रुत गति से पढ़ना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मौन पाठन करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करने के लिए बच्चों को सस्वर पठन कराया जाता है, अर्थात उन्हें बोल बोल कर पढ़वाया जाता है, जिससे बच्चे हेजिटेट ना हो और सही से पठन कर सकें। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग की जो कुशलता है तो वो क्या कार्य करती है, वो क्या प्रभाव बच्चों पर डालती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता या नहीं डालती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बच्चों को भाषा के अनुकरण के लिए बाध्य करती है और डी में दिया है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर टीचर जो है, बच्चों का शिक्षक जो है स्वयं भाषा में दक्ष है, उसके अंदर कुशलता है, वो अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, अच्छे से भाषा को बोलता है, तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है और बच्चे जो हैं इसको क्या करेंगे, भाषा प्रयोग के लिए आदर्श के रूप में देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नंबर 25 में दिया है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार क्या है? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। बी में दिया है शब्दकोश देखना। ऑप्शन नंबर सी में दिया है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है समाज और सांस्कृतिक परिवेश। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज और सांस्कृतिक परिवेश। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अगर अर्थ गढ़ने का आप आधार मुख्यतः देखते हैं तो क्या देखेंगे, समाज और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखकर ही आप अर्थ गढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पेडागोजी की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।